आज की फिजिक्स क्लास में हम लोग चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो चलिए अपनी कॉपी पर उठाइए और नोट्स बनाना शुरू करें। हेडिंग लगाइए पहले वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि अगर कोई भी आवेश कहीं रखा हुआ है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कोई आवेश है और उसके यहां पर प्लस का भी आवेश हो सकता है या माइनस का भी हो सकता है। अगर हम इस आवेश के पास में इसके चारों ओर कहीं पर भी अगर कोई दूसरा एक आवेश रखते हैं, प्लस का या माइनस का कोई भी आवेश रखें, वैसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं, जिसको हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। तो अगर हम आवेश रखें, अगर इस आवेश के समीप आवेश Q है, तो अगर इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर ये अगर आवेश है तो इसमें अगर कोई अगर आवेश रखा जाएगा तो इस पर आकर्षण बल लगेगा। तो अगर कोई भी आवेश होगा वो डिपेंड करता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की आवेश किस टाइप का है। तो अगर हम कोई भी आवेश लें और उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र की कल्पना करें जहां पर रखा हुआ कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो इसकी डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हम इसकी डिफिनेशन लिखना चाहें तो बहुत सिंपल डिफिनेशन है, आप लिख सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां रखा हुआ कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये इसकी डिफिनेशन हम लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का क्या मतलब है। अब चूंकि अब ये देखिए, हम लोग जैसे जानते हैं अगर यहां पर अगर आवेश है कोई, तो इसके यहां पर अगर कोई दूसरा आवेश रखा जाएगा तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान बहुत ज्यादा होगा। यहां अगर प्लस का है और यहां पर भी अगर प्लस चार्ज रखें तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और ये बाहर तरफ लगेगा। यही अगर आवेश थोड़ा दूर हो जाए Q, तो प्रतिकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। ये कूलाम का नियम कहता है। अगर कूलाम के नियम के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके पहले वाला वीडियो जो लेक्चर नंबर 1 है उसको आप देख लीजिए। तो अगर हम इसका मतलब कूलाम नियम कहता है कि आवेश अगर दो रखे जाएं, उनकी बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम बल कार्य करता है दोनों आवेशों के बीच में। तो इसका मतलब है
कि ये जो बल कार्य कर रहा है उस बल का मान कम या ज्यादा होगा। समीप अगर कोई आवेश रखा होगा तो बल का मान ज्यादा होगा, अगर दूर रखा होगा तो कम होगा। तो इसका मतलब है कि वहां पर इस आवेश का प्रभाव कम या ज्यादा है। तो कितना उसका प्रभाव है इस आवेश का, इसको हम मेजर करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, अगले हेडिंग लगाइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी डिफिनीशन करने के लिए हम लोग ये देखते हैं, अगर कोई भी कहीं पर भी अगर वैद्युत क्षेत्र है और वहां पर कोई एक दूसरा आवेश रखें, जिसका यहाँ पर नाम दिया गया है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश से तात्पर्य है कि बहुत ही सूक्ष्म आवेश जिसका अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र शून्य हो, ऐसे सूक्ष्म आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। तो जब भी हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की जब बात करेंगे तो वहां पर एक हम परीक्षण आवेश यानी उसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, तो रखा जाता है। तो जैसे अगर हम कोई भी आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र अगर ज्ञात करना मान लेते हैं, ये कोई प्लस क्यू आवेश है और इसके समीप यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखें, परीक्षण आवेश को हमेशा पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, उसका सिंबल क्यू नॉट होता है। तो अगर यहाँ पर कितना बल कार्य करेगा, देखिए प्लस प्लस है तो हमेशा प्रतिकर्षण बल ही कार्य करता है, तो प्रतिकर्षण बल का मान ये निकालने कितना होगा, और ये जो परीक्षण आवेश रखा है उसका आवेश का जो मान होगा उसका अनुपात, ये कहलाता है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी डिफिनीशन हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इसकी परिभाषा बन जाएगी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ये इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगर कहीं पर
परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का मान अगर पता है तो वहां पर कितना वैद्युत क्षेत्र है उसका मान हम इस फार्मूले की मदद से ज्ञात कर लेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको। बिगाड़ दिया जाए। अब जरा ये आगे देखिए उसी के वैद्युत आई जो है, यानी आई का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आई का मात्रक क्या बन जाएगा, इस फार्मूले लग रहा है बल का मात्रक और आवेश का मात्रक, यानी मात्रक बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलम होता है। दूसरा इसमें पॉइंट है कि आई का एक अन्य मात्रक भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो वो भी हम साथ में यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, जिसको याद कर लेंगे सभी लोग। आई का एक अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। अगला है आई की विमा भी हम लोग निकाल सकते हैं। आई की विमा यानी विमा मतलब विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। न्यूटन यानी बल की विमा लिख देंगे हम लोग mLt-2 अपान आवेश की विमा लिख देंगे AT। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाता है mLt-3A-1। ये इसकी विमा हो जाएगी। और आई एक सदिश राशि है। सदिश राशि है जिसकी दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। यानी अगर कोई कहीं पर भी अगर वैद्युत क्षेत्र अगर निकालना है हमको, वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर ज्ञात करनी है, तो उस बिंदु पर हम परीक्षण आवेश को रखेंगे और जिस दिशा में बल कार्य करेगा उस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे अगर हम कहते हैं कि ये एक आवेश है और यहाँ पर कहा जाए कि बताइए वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर तुरंत आप परीक्षण आवेश को रखिए और विचार कीजिए कि इस परीक्षण आवेश पर बल की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए ये प्लस का होता है और ये भी प्लस का है, तो उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी। जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यही अगर आवेश अगर दूसरा अगर आवेश ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर माइनस का आवेश है और कहा जाए जरा इस बिंदु पर इस माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, यहां पर तुरंत प्लस आवेश रखिए और विचार कीजिए किस दिशा में बल लगेगा। तो देखिए प्लस और माइनस ये आकर्षण बल लगाएंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा हो जाएगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम उस बिंदु पर धन परीक्षण आवेश रख करके विचार करेंगे और देखेंगे कि बल की दिशा किस तरफ है। जिस दिशा में बल कार्य करेगा उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी। तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
के बारे में इतनी जानकारी आपको करनी है और इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक करके नोट्स बनाते चले साथ साथ में। और आप अगले दिन लगाइए इसमें वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं ये कौन सी रेखाएं होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो किसी वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। जैसे अगर हम ये बात करते हैं कि कोई भी आवेश अगर है तो इसका मतलब है कि इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा, और वहां पर अगर कोई धन परीक्षण आवेश को रख दें तो ये किस दिशा में चलने का प्रयास करेगा? बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, प्रतिकर्षण में लगेगा तो बाहर तक चलने का प्रयास करेगा, यानी ये जो डायरेक्शन होगी चलने की वो ये डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ। ऐसे यहां रख देंगे, यहां रख दें अगर आवेश को तो ये इस तरफ बल लगेगा। तो ऐसे इसका मतलब अगर कहीं पर भी रख देंगे तो उसकी जो डायरेक्शन होगी धनावेश के चलने की वो ये डायरेक्शन होगी। और अगर यहां पर अगर माइनस का अगर आवेश रखा होता तो जो यहां पर अगर प्लस चार्ज रखें तो इस पर जो बल कार्य करेगा वो आकर्षण बल कार्य करेगा, यानी जो बल की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, यानी ये जो धन आवेश है वो आवेश की तरफ चलने का प्रयास करेगा। तो ऐसे यहां रखेंगे तो इस तरफ चलने का प्रयास करेगा, यहां रखेंगे तो इस तरफ चलने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से ये जो रेखाएं हैं, यानी जो कह सकते हैं कि धनावेश के चलने का जो मार्ग है वो मार्ग ही कहलाता है वैद्युत बल रेखाएं। तो इसकी डिफिनेशन हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? अगर परिभाषा लिखनी है तो उसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं वे निष्कोण, वे काल्पनिक भी होती हैं। ये जो वैद्युत क्षेत्र अगर कहीं दिखाना है तो वहां रेखाएं खींच करके दिखाते हैं, लेकिन वो खींची नहीं रहती हैं, केवल एक कल्पना की गई है। तो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिस पर कोई स्वतंत्र धन आवेश गति करता है। ये इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक व निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश
गति करता है। जैसे अगर हम ये कहें कि अगर प्लस आवेश के चारों ओर अगर आपको बल रेखाएं खींचनी है तो प्लस आवेश पर जो बल रेखाएं होंगी उसकी डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होगी, क्योंकि परीक्षण आवेश जो धन आवेश होगा वो बाहर तरफ चलेगा अगर यहाँ पर रखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम बल रेखाओं को दिखा सकते हैं धन आवेश पर। और अगर माइनस का अगर आवेश है यहीं पर तो इस पर जो रेखाएं होंगी, काल्पनिक रेखाएं, जिस दिशा में हमारा धनावेश चलेगा वो डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ। तो धनावेश पर बल रेखाएं हैं ये रेखाओं की संख्या अनंत होती है, 2 4 6 नहीं होती है। जितनी आप खींच सकते हैं उतनी बल रेखाएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से बल रेखाओं को खींचा जा सकता है अलग अलग आवेशों पर। लेकिन अगर एक धन आवेश हो और दूसरा ऋण आवेश हो, पास पास रखे हों, दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, तो वैद्युत क्षेत्र को बल रेखाओं द्वारा दिखाएंगे। तो आप देखिए, आप सोचिए यहाँ पर अगर प्लस आवेश रखें, इसके कारण यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा और इसके कारण आकर्षण बल लगेगा, तो धनावेश कैसा चलेगा, प्लस से माइनस की तरफ। ये जो मार्ग होता है इसको हम बल रेखा कहेंगे। और दूसरा ऐसे भी जा सकता है, तीसरा ऐसे भी जा सकता है। तो इस प्रकार से ये डायरेक्शन दिखा सकते हैं हम लोग वैद्युत बल रेखाओं। और यहां पर ये घूम करके जब आएगी तो किस तरीके से हो जाएगी, ऐसे। तो इस प्रकार से धनावेश या ऋण आवेश या दोनों के कारण वैद्युत बल रेखाओं को दिखाया जा सकता है। इसको बना लीजिए और नोट कर लें। उसके बाद हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ेंगे। नोट कर लें, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। अगली हेडिंग लगाइए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। इसमें जो गुण हम लोग देख रहे हैं उसमें पहला जो गुण होता है कि जैसा अभी हमने बताया, देखिए कि अगर कोई प्लस आवेश या माइनस आवेश अगर रखा हो तो बल रेखाएं हमेशा प्लस आवेश से निकल करके माइनस आवेश में समाप्त हो जाती हैं। जबकि देखा होगा कि आपने जो अगर चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पढ़ा होगा तो चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसमें चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, N और S। उसमें N से N की तरफ से निकल करके S में पहुंचती हैं और S से फिर N में अंदर होते हुए फिर N की तरफ आ जाती हैं, और इस प्रकार से ये चक्र कभी खत्म नहीं होता है। जबकि ये ऐसा नहीं होता है वैद्युत बल रेखाओं में। वैद्युत बल रेखाएं प्लस से शुरू होंगी और माइनस में खत्म हो जाती हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं एक खुला वक्र होती हैं। खुला वक्र होती है। खुला वक्र होने का मतलब प्लस से स्टार्ट, माइनस में खत्म। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, वैद्युत बल रेखाएं
बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। है। ये दूसरा पॉइंट है इसका। तीसरा इसका गुण क्या हो सकता है? और तीसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाओं पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत बल रेखाओं पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। प्रदर्शित करती हैं। जैसे इसका मतलब यहां पर यह है, जैसे अगर कहीं बल रेखा खींची हुई है इस प्रकार से, ये एक बल रेखा है, और कहा जाए इस बिंदु पर धन आवेश की पर लगने वाली बल दिशा क्या होगी, तो उस बिंदु पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जो बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यहां पर अगर यहां पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहां पर बल की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से कहीं पर भी कोई बल रेखा है, अगर यहां पर अगर देखते हैं तो बल रेखा की डायरेक्शन ऐसी होगी, जो कि बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। स्पर्श रेखा अगर खींची जाएगी तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट इसमें यह है कि इसकी एक और जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि वैद्युत बल रेखाएं दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये इसकी एक विशेषता है। ये विशेषता तो हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की भी होती है, लेकिन इसको हम क्यों नहीं काटती हैं, इसके बारे में जानना है। दो वैद्युत बल रेखाएं तो कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि किसी बिंदु पर बल रेखाएं
काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर दो बल की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। जैसे इसका मतलब यहाँ पर एक मान लो कोई बल रेखा ये दो बल रेखाएं ऐसे काट रही हैं, तो एक कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, एक स्पर्श रेखा ऐसी होगी जो इस बल रेखा पर खींची जा सकती है, ये बल की डायरेक्शन हो गई। एक स्पर्श रेखा इस वाले बल रेखा पर की जा सकती है, जिसकी डायरेक्शन ये हो गई। इसका मतलब इस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाली दो दिशाएं हो गई, जो कि ऐसा संभव नहीं एक बिंदु पर एक ही बल की दिशा हो सकती है, इसलिए ये बल रेखाएं दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो इस प्रकार से ये इसके गुण हैं जिनको याद करना है आपको। कभी कभी एग्जाम ये पूछ लिया जाता है कि विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर होता है। तो इसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो हमने पहला जो पॉइंट लिखवाया है कि वैद्युत बल रेखाएं एक खुला वक्र होती हैं, ये तो वैद्युत बल रेखाओं की विशेषता है। और अगर हम ये चुंबकीय बल रेखाओं की बात करेंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता ये है कि वैद्युत बल रेखा जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक बंद वक्र होती है, उनका कोई प्रारंभ और अंत बिंदु नहीं होता है। तो ये अंतर है विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में, इसको नोट कर लें। नोट कर लिया? चलिए अब अगले रिंग लगाइए। एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे कि अगर जैसे कोई अगर आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश, इससे r दूरी पर कोई बिंदु है P, वहां पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो एक तो परिभाषा के अनुसार वहां पर परीक्षण आवेश रखें और उसका बल निकालें और बटे परीक्षण आवेश कर दें, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल आती है। लेकिन अगर डिस्टेंस पता है कि इस आवेश से कितनी दूर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, तो उसके लिए एक फार्मूला हम लोग निकालेंगे। तो हेडिंग लगाइए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हेडिंग लगा लीजिए। उसके बाद इसमें आपको ये चीज लिखनी है, तो पहले जरा देख लीजिए चित्र में, उसके बाद इसकी भाषा भी हम लोग लिखेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि माना एक प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसकी भाषा भी हम लोग लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में जब भी प्रश्न आता है तो केवल फार्मूला लिखने से काम नहीं चलेगा, अगर व्यंजक निकालने के लिए कहता है तो आपको भाषा सहित पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो भाषा क्या लिखेंगे, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह तो चित्र के बारे में हो गया। अब हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो बिंदु P है वहां पर हम एक परीक्षण आवेश रखेंगे। परीक्षण आवेश का मतलब बहुत छोटा आवेश जिसका अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो वहां पर हम रख करके फिर आगे विचार करते हैं। तो इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश लिख लीजिए, हमेशा परीक्षण आवेश को प्लस में ही माना जाता है। धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखते हैं। ये रख दिया। अब देखिए दो आवेश हो गए, एक प्लस क्यू और एक प्लस क्यू नॉट, बीच की दूरी है r। तो यहां पर कूलाम का नियम लगा करके दोनों आवेशों के बीच का बल ज्ञात करेंगे कितना कार्य करेगा। तो कूलाम के नियम से प्लस क्यू तथा प्लस क्यू नॉट आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, इस बल को हम लोग वैद्युत बल भी कहते हैं। कार्य करने वाला बल कितना हो जाएगा, कूलम नियम लगा लीजिए आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है। ये आवेश जहां रखा हुआ है प्लस क्यू, जिसके कारण को वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके चारों ओर के माध्यम का परावैद्युतांक है कि अगर निर्वात या वायु ले लीजिए तो के का मान 1 रख के इसको को हटा दें। तो हम फिलहाल मान लेते हैं यहाँ पर वैद्युत आवेश के चारों ओर परावैद्युत माध्यम है जिसका परावैद्युतांक है के, तो के को हम लोग शामिल रखेंगे और क्यू नॉट अपान
आर स्क्वायर। ये कूलाम के नियम के अनुसार ये इतना बल कार्य करेगा। इसको जरा पक्षांतर करके यहां ले आते हैं क्यू नॉट को। एफ अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मान हो जाएगा, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 1। अब क्योंकि देखिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से जानते हैं कि F अपॉन क्यू नॉट यानी बिंदु P पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो इसको लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से I इज इक्वल टू लिखा जा सकता है F अपॉन क्यू नॉट। ये समीकरण नंबर, इसको हम 2 डाल लेंगे। अब जरा कंपेयर करिए दोनों को। समीकरण 1 व 2 से क्या लिखा जा सकता है? I इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला निकल करके आया है, ये फार्मूला ही हमारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। तो अगर हमको दूरी पता है कि उस आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है, तो हम इस वाले फार्मूला रख करके उसका मान ज्ञात कर लेंगे। नोट कर लीजिए इसको। और अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान तो हमने निकाल लिया यहां पर। अगर हम उस बिंदु पर दिशा की बात करें, किस दिशा में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम उस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा पर विचार करेंगे। तो परीक्षण आवेश पर बल किस तरफ लगेगा? बाहर तरफ प्रतिकर्षण बल है, बाहर तरफ लगेगा। जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंबल आप यहाँ पर I के बजाय हम E भी लिख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप E लिख लीजिए, जिससे आगे परेशानी ना हो। नोट कर लीजिए इसको। चलिए बिगाड़ दें इसको। ठीक, अगली हेडिंग लगाइए वैद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका क्या मतलब है? ये 2 आवेशों से मिलकर के बना हुआ एक निकाय होता है, जिसमें 2 आवेश प्लस का एक और एक माइनस का, 2 बराबर और विपरीत आवेश बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर अगर स्थित हों, इनके बीच की दूरी अगर बहुत कम अगर है, तो ये ऐसा जो निकाय बना होता है, इसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इन आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग 2L देते हैं। आवेशों के बीच की दूरी को हमेशा वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी
हमेशा 2l लिया जाता है, जिससे आगे के जो डेरिवेशन होंगे उसमें आसानी होगी, इसलिए हम 2l लेते हैं। बाकी लेने के लिए तो हम r भी ले सकते हैं, l भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर समस्या आएगी, इसलिए यहाँ पहले ही से हम लोग 2l मान करके चलेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, वह निकाय जो दो बराबर किंतु जो दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, वह निकाय जो दो बराबर किंतु विपरीत आवेश थोड़ी भाषा उसको सुधार लीजिए, वो निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वो निकाय जिसमें दो बराबर के विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो जैसे अगर दो आवेश हमारे हैं प्लस Q और माइनस Q, और ये बहुत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं, तो ये समायोजन हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अगर एक और टर्म आता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के जो दो आवेश हैं उनमें से एक आवेश लेना है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी लेकर के आपस में गुणा कर देते हैं, तो एक नई हमको भौतिक राशि प्राप्त हो जाती है, जिसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश Q, उसका मान केवल लिखना है, दोनों आवेश बराबर हैं तो हम एक वैल्यू उसकी रखेंगे और उसको प्लस साइन लगा कर रखा जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमेशा 2l लेते हैं। यहां पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसका सिंबल भी है, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। इसे P से प्रदर्शित करने तो फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, P = Q × 2l, आवेश तथा उनके बीच की दूरी। और P के बारे में देखिए जानकारी हम लोग लेते हैं कि P का मात्रक क्या होगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई पता चल रहा है, आवेश बीच की दूरी
तो आवेश का मात्रक कूलाम और मीटर, दूरी का मात्रक कूलाम मीटर होता है। दूसरा इसमें पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग पी की विमा। तो पी की विमा अगर लिखना है तो कूलाम की विमा ए टी और दूरी की विमा एल, इसको हम लोग लिख सकते हैं एल टी ए, ये इसकी विमा हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है इसमें कि P एक सदिश राशि है। सदिश राशि है जिसकी दिशा, अगर सदिश राशि है तो दिशा भी होगी इसकी, जिसकी दिशा माइनस आवेश से, माइनस यानी ऋण आवेश, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अगर हम इसमें दिखाना चाहें चित्र में कि वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन में सब माइनस से प्लस, यानी इस डायरेक्शन में P की मान होगा। सदिश राशि है तो इसके ऊपर आप वेक्टर भी लगा सकते हैं, P वेक्टर। तो इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानकारी हो गई। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रश्न आया कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और उदाहरण दे करके समझाइए। तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, या HCl या जल का भी अणु होता है H2O। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके CH4 आदि। वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण, ये पॉइंट भी हमको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल भी एग्जाम में कभी एक नंबर में आ जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव को उदाहरण दीजिए, तो आपको ये इनमें से कोई लिख देने हैं उसमें। तो नोट कर लें इसको। उसके बाद हम लोग जो है अगले वीडियो में, आज की क्लास अभी यहीं पर खत्म करते हैं हम लोग। अगले वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तब तक इसकी तैयारी कर लीजिए।